ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद है न्यूज़ लॉन्ड्री के दो धुरंधर रिपोर्टर तनिष्का सोढ़ी और अनमोल प्रीतम। आप दोनों का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। अनमोल ने दो स्टोरी की है हाल में। जिस स्टोरी पे हम अभी इनसे बात करेंगे इस वीडियो वाले फॉर्मेट में, वो है कि एक जर्नलिस्ट हैं जिनका अनुभव लगभग 10-12 साल का है। कई बड़े मीडिया संस्थानों में उन्होंने काम किया। पिछले दिनों जी न्यूज़ में आप सबको पता होगा, न्यूज़ लॉन्ड्री ने उस पर रिपोर्ट भी की थी कि मास लेवल पे छटनी हुई और उसमें उनकी नौकरी चली गई। इसी बीच उनकी पत्नी का प्रेगनेंसी का मामला आया, उसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए और वो नौकरी तलाशते रहे पर उनको नौकरी नहीं मिली। मजबूर होकर उन्होंने, जो उन्हीं का शब्द है, मजबूर होकर मैंने ये पोहा का ठेला लगाया है फिल्म सिटी में, जिसके चारों तरफ तमाम मीडिया संस्थान हैं। और उस जगह पे एक 13 साल अनुभव लिया हुआ जर्नलिस्ट, उसको नौकरी नहीं मिली और वो पोहे की दुकान लगा रहा है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि पोहे की दुकान लगाना ख़राब है या बुरा है, जो वो भी काम है, अच्छा काम है, लेकिन जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ थी, जो जर्नलिस्ट थे, उसमें उनको काम नहीं मिला। तो अनमोल से हम इस पर बात करेंगे। तनिष्का जी ने एक शानदार रिपोर्ट की है और उसको पढ़ने के बाद एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी बहुत सारी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। वो अभी इंग्लिश में है रिपोर्ट, अंग्रेजी में उसका हेडलाइन है, आर यू मैरिड? अक्रॉस इंडिया अनमैरिड वुमेन आर डिनाइड एक्सेस टू इसेंशियल अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको अल्ट्रासाउंड से वंचित किया जा रहा है। तनिष्का जी, बातचीत आप ही से शुरू करते हैं। ये स्टोरी पढ़ते हुए लगा कि क्यों मना किया जा रहा है। जब मैं जिस अल्ट्रासाउंड का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैं विस्तार से गया तो वो फ़ायदेमंद है उन सब चीज़ों में भी जो एक अनमैरिड वुमेन जिनसे सामना करती है, जिन बीमारियों से। तो पहले बताएं कि वो क्यों मना करते हैं, फिर हम इस पर आगे बात करें। तो दो टाइप के अल्ट्रासाउंड मोस्टली होते हैं ये सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। वन इज़ द एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विच इज़ डन थ्रू द स्टमक, एंड द अदर इज द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड विच इज़ डन एज द नेम सजेस्ट थ्रू द वजाइना। एंड इन इंडिया बिफोर डूइंग दिस अल्ट्रासाउंड, doctors, radiologists ask women a lot of times if they are married, and if a woman says no, they assume that the woman is not sexually active, and they don't want to do the ultrasound because they assume that if she's not sexually active, they will in some way tear her hymen. And sometimes, like one radiologist I spoke to said that they don't do this because in the future when she gets married, her future husband or in-laws could have a problem that, oh, you know, you took away her virginity or whatever. And of course there are a lot of case studies which show us that women do go through this problem, in the sense that there are still virginity tests that happen when women get married. But what happens here is that over here they assume that if you are not married, you are not sexually active, but data shows us otherwise, especially that more the woman studies, the later she gets married, and the later she gets married, there is more gap between, puberty, from the age she starts menstruating till the time she gets married. So more women are getting sexually active before marriage also. So it is not entirely correct to assume that a woman is not sexually active just because she's not married. And a lot of the women I spoke to said that they did tell their doctor that they are sexually active, but the doctor still refused to do the ultrasound, or in many cases the women had to really fight and get their gynecologist to speak to the doctor. And again, most of the times this is recommended from a gynecologist. The gynac has a conversation with a woman, and women who go to gynacs know that if you are going to a good gynac, not mostly for sure, but many times it is a safe place where you can talk to the gynac about, if they ask if you're sexually active, you are honest about it. So the gynac looks at all factors and then recommends the ultrasound. And many times this ultrasound is preferred because it is a very intimate ultrasound and it can show you some abnormalities that the abdominal ultrasound cannot show. So it can capture a lot of details which are needed. I mean, it's a
it's to understand a medical problem. It is not just because they want to do it. So I spoke to a lot of women, and after we put the story out, I've been getting a lot of DMs and messages about how this happened to them also, you know. आपको काफी परेशान भी किया, मतलब आपको ट्रोल भी किया गया इसको लेकर? Yes, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ट्रोलिंग की मतलब बात ही नहीं है. We are not holding any government accountable at all, but just I think women's healthcare, especially this kind of healthcare which focuses on their reproductive parts, is we're not ready, I think, to have that conversation yet. A lot of people are just not comfortable and think that this is not really true. So yeah. आपने बताया कि मतलब ये जो 2 टेस्ट का जिक्र किया आपने, इसमें जो दूसरा टेस्ट है जिसको रोका जा रहा है उसमें काफ़ी डिटेल आती है, और बेहतर अगर आपको कोई डिजीज़ है या कोई परेशानी है तो आप उसको बेहतर तरीके से, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उसका इलाज करा लेंगे. लेकिन अगर कोई वुमेन कह रही है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, तो फिर उसको जो भी अल्ट्रासाउंड करने वाला है, आपकी बात हुई होगी, उनको क्या ऐतराज़ है? अगर सामने वाला कह रहा है, वो आपने जैसे बताया कि उनको लगता है कि जो इनको फ्यूचर हस्बैंड होंगे उनको लगेगा कि ये इनका वर्जिनिटी ब्रेक हुआ है, जो भी हुआ है, पर अगर जो पेशेंट है वो खुद कह रहा है कि आप टेस्ट करो, तब उनको क्या परेशानी है? आपने बात की होगी, उनका क्या कहना था? एक जो रेडियोलॉजिस्ट से मैंने बात की, वो बोल रहे थे कि if a woman insists, then he will go ahead with it if she really insists, and he will get a consent form signed by her and a relative, and she'll make her write that, okay, I am doing this, so that, you know, they are not, they don't fall into trouble later. But in the same breath, he said that if a woman insists, he will also just let the woman go because he doesn't want to lose his career over this. So I think maybe they're not even comfortable talking about it, but it's just something that they don't want to deal with, you know, like हमें इसमें फंसना ही नहीं है अगर आगे कुछ परेशानी हो. And they are also like, it is a very invasive ultrasound, and it is painful, and you have to be very comfortable through it. A lot of women I spoke to also said that when it's not done sensitively, it is not a pleasant experience at all. So that comfort also needs to be there, you know. So even radiologists just agreeing because women are forcing them that please do this ultrasound, that's also not a solution in any way, because it can be really traumatic to do this. And also this whole thing about, even if a woman is not sexually active, but if she's okay with you doing this ultrasound, then that's all that matters. Like a woman's, I mean, if she's giving you her informed consent, that's where the matter should stop, right? Because, I mean, we know that even this whole, the talk of, you know, a hymen breaking, hymen tearing, that is also not very much rooted in science. At least breaking is not. And yes, the hymen does tear, but it is not just because of sexual activity, you know. There are, when you are physically active also that happens. When you use tampons also it happens. So, but it's just something that there is no sex education in India. मतलब हमारे स्कूल में भी अगर हुआ होगा, just girls separately, boys separately, or at least हमारे स्कूल में सिर्फ they just talk about periods for 5 minutes और खत्म. There's no extra conversation. So, for example, even this ultrasound, a lot of people, a lot of women I know don't even know about this ultrasound, and I don't blame them because it's not discussed at all. मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ने के पहले मुझे भी खुद पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, और मतलब हम खबरें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी इस तरीके की खबर भी मेरे सामने नहीं आई कि ऐसा कुछ होता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्टोरी आप तक कैसे पहुंची, क्योंकि इसमें जब तक आप बहुत पर्सनली कनेक्ट ना हो तो कोई नहीं साझा करेगा. आपकी जो पहले स्टोरी के पहली कैरेक्टर हैं, जो इंट्रो में आप लिखती हैं कि उनका भी टेस्ट हुआ पर डॉक्टर ने मना कर दिया ये टेस्ट करने से. उसके बाद वो 10 सालों तक सेक्स के दौरान पीड़ा से गुजरी, और पीरियड के दौरान भी वो पीड़ा से गुजरी. तो ऐसे लोग बहुत आपके मतलब बहुत ये नहीं खुलते हैं आपको कहानी बताने के लिए. तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये स्टोरी आप तक कैसे पहुंची, आप इस स्टोरी तक कैसे पहुंचे. So I went a few months ago, and my gynac had recommended this ultrasound for me along with the other ultrasound, but the radiologist asked me if I'm married, and when I said I'm not, he said he can't do the ultrasound. And later on he also discussed it, saying, oh, your gynac has recommended this, but you're not married. And he laughed a little. You know,
it didn't reach the point where he asked me if I want to do the ultrasound regardless of my marital status. And I spoke to my gynec later, who said that it's okay, the abdominal ultrasound will also be fine for her to see what she wanted to in my case. So I also didn't know that this ultrasound existed until that moment. And it's only after I went home, I checked the prescription and I Googled this, that I realized that this is a thing. And then I just started reading more and more about it. And I realized that a lot of women go through this. And I did use social media to connect with women. I put messages on Twitter, on Instagram, on Reddit, that if women have gotten an ultrasound done, a transvaginal ultrasound done, if they can reach out to me and we can have a conversation, and it can be anonymous. So a lot of women did, out of which I spoke to over 12 women about their experiences, and more often than not they had gone through the same. In fact, I don't know if you reached that part, but there are two really bizarre experiences. One woman who is pregnant, but she still denied the ultrasound, which is really strange because she's clearly gotten pregnant after having sex, right? And another woman, she was almost 40. She had a 10-year-old daughter, but she was divorced. So the radiologist didn't let her do the ultrasound unless her husband would consent to it. So he wanted her husband to sign on a form. But she's someone who was very aware of her rights and how this is not okay. And like I said, she's almost 40 and has a 10-year-old daughter. So she made a really big scene about it. And she told them, if you're not giving me this ultrasound, I want it in writing, that you're not giving it to me because my husband will not sign on it, because she's divorced, and why do you need anything more than her consent? And just talking to everyone just makes you realize that it's really exhausting. Like, आप सोच नहीं सकते, like at least 15-20 years a woman just to access healthcare. Not just this, even if you want to just go to a gynecologist, if you want to, like, I think in India, illegal abortions are a rampant thing because it is very difficult to get it done legally without being judged at all, So access is different, and safe and comfortable access to doctors is very different. So just to access healthcare, it is very exhausting. And a lot of the women I spoke to, it became really long conversations because they were really frustrated. And this is not just one incident. There are years of just frustration, of difficulties in just getting a simple diagnosis done that you just have to fight for. It's always a fight. So, yeah. 10 साल किसी ने इस पेन को झेला हो तो उसको परेशानी होगी ही। तनिष्का की इस रिपोर्ट को आप newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना भी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को पढ़ाना भी चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं और वो नहीं होनी चाहिए। तो आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। अब हम अनमोल के पास लौटते हैं। अनमोल ने एक स्टोरी की है कि एक जर्नलिस्ट हैं, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया ही, ददन उनका नाम है, और IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारत का सबसे जाना पहचाना और एक सम्मानित नाम है मीडिया के क्षेत्र में, वहाँ से पास आउट हैं। उसके बाद वो दैनिक भास्कर, आज तक और जी न्यूज़ में नौकरी कर चुके हैं। जी न्यूज़ में पिछले दिनों छटनी हुई थी तो उनकी नौकरी गई। अनमोल, आपका वीडियो तो वेबसाइट पे है, यूट्यूब पे है, हम सब ने देखा। वो एक लाइन जब बोले तो हमको थोड़ी हैरानी हुई, और मैं एज ए जर्नलिस्ट अपने बारे में भी सोचने लगा, बाकी जर्नलिस्ट साथियों के बारे में सोचने लगा कि ये जो दुकान लगाई है वो एक जर्नलिस्ट ने नहीं लगाई है, एक मजबूर आदमी ने लगाई है, एक मजबूर इंसान ने, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारियों के कारण। तो वो क्या मजबूरी रही, थोड़ा अगर आप थोड़ा विस्तार में बताएं। सर, पत्रकार ठेला नहीं लगा रहा है, वो मजबूरियों में, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ इंसान ठेला लगा रहा है। अब इसे स्टार्टअप कहें या फिर मजबूरी, लेकिन हकीकत यही है कि जी न्यूज़ से छटनी में निकाले जाने के बाद पत्रकार ददन विश्वकर्मा ने आज तक की बिल्डिंग के ठीक सामने पोहा और जलेबी का ठेला खोल रखा है। तो फेसबुक पे पोस्ट डाला था ददन विश्वकर्मा ने खुद ही, जिस दिन उन्होंने 20 मार्च को अपना जब स्टॉल स्टार्ट किया, उसी दिन उन्होंने पोस्ट डाला था कि अब इसको मजबूरी कहिए या स्टार्टअप, और लेकिन अब यही करना है। तो फिर उसके बाद मैं गया उनके पास, मैंने उनसे बात की तो पता चला कि पहले मुझे लगा कि होगा कोई, हो सकता है शौक से खोला हो या कोई ऐसी बात हो, जैसे आजकल वो MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाला खुल रहा है आजकल। हाँ, कि कोई ब्रांडिंग कर रहा होगा इस चीज़ का। तो मैं भी गया, तो मैंने उनसे जब बात की तो पता चला कि दिसंबर में जो ले ऑफ हुआ था जी न्यूज़ में, तो उस दौरान उनकी जॉब चली गई थी। अब दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही उनकी जॉब चली गई थी। दिसंबर में उनकी जॉब गई तो उसके बाद
वो जॉब ढूंढने लगे। वो बता रहे थे कि उन्होंने सबसे कहा, हर किसी से कहा, जो भी, चूँकि 12-13 साल का करियर वो बता रहे थे अपना, कि 13 साल के करियर में उनके बहुत सारे लोग भी थे, आईएमसी से थे, तो वो भी उनका एक बैकग्राउंड था। पर उन्होंने 3 महीने तक लगातार जॉब ढूंढी और जॉब नहीं मिल रही थी। और चूँकि वो डेस्क पे थे, असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर थे वो उस समय जी न्यूज़ में। तो उसके बाद उस बीच उनके कई सारी परेशानियां भी आ गई। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अभी 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी, 1 साल से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, उनकी शादी हुई थी। तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी थी, तो वो हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल का बिल 1 लाख आया कि 1 लाख आप जमा करवाओ तब डिलीवरी होगी। तो कह रहे थे कि वो पैसा वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने, वो बताते हैं, काफ़ी मशक्क़त से दोस्तों यारों से लेके किया, लेकिन फिर बोले कि कब तक ऐसे चलता, क्योंकि एकदम सब फैमिली की भी और उनके माता पिता भाई बहन इन सब की भी जिम्मेदारियाँ थी। तो उन्होंने फाइनली एकदम बोला कि अब कुछ एकदम मजबूरी से तंग आकर कोई और रास्ता नज़र नहीं आता था। और मैं थोड़ा सा खाना बनाने का शौकीन भी था, मुझे अच्छा भी लगता था खाना बनाना, तो फिर मैंने ये स्टॉल डाल दिया है। वो इंदौर से हैं और इंदौर में पोहा काफ़ी प्रचलित है। एक छोटा सा, मतलब ये तो सीरियस मसला चल रहा है सब कुछ, लेकिन उन्होंने एडिटर का अलग रखा है पोहा, हम रिपोर्टर्स का अलग रखा है। आपने अपने वीडियो में ये भी बोला है कि रिपोर्टर्स वाला बड़ा झन्नाटेदार है, तो अंतर क्या है आप बताएंगे? दोनों के टेस्ट में, दोनों में क्वालिटी में क्या एडिटर्स में डल रहा है, क्या रिपोर्टर्स में डल रहा है? कैसे लगा एडिटर्स का पोहा खाते हैं? एडिटर्स वाली फीलिंग आई तुमको? पोहा खा के? हाँ, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम मार्क दिया। रिपोर्टर वाले को ज़्यादा दिया। तो बेसिकली ये है कि नाम तो उन्होंने सिर्फ ऐसे रख दिया था कि थोड़ा सा एक्सक्लूसिव लगे। नाम देने के पीछे उनका यही रीज़न था कि थोड़ा 2 तरह का कर देते हैं, कि चूँकि एडिटर और रिपोर्टर ही रहते हैं वहाँ पर। वो कह रहे थे कि एक और मैं बनाऊँगा यूट्यूबर स्पेशल पोहा। वो नया आएगा टेस्ट। तो टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम था। थोड़ा सा जो एडिटर वाला पोहा है उसमें थोड़ा सा पनीर हल्का सा और थोड़ा सा अनार डाल देते हैं, बाकी तो सब सेम ही रहता है। उनको भी पता है कि एडिटर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है। हाँ, ये बात बोल रहे थे कि एडिटर लोगों के पास ज़्यादा सैलरी होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा वो महंगा खाएं। तो कितने का एडिटर वाला? एडिटर वाला वो 80 का बता रहे थे, और हम रिपोर्टर्स वाला 50। चलो ठीक है। तो अनमोल की एक और स्टोरी है। आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की एक मंत्री हैं, वो एक गांव में आई थी और वहाँ एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछ दिया, तो उस जर्नलिस्ट को किसी और बहाने से जेल भेज दिया गया। अनमोल उस गांव गए, उस जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया, साथ ही उस जर्नलिस्ट ने जो सवाल उठाए थे उसकी पड़ताल की, तो हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जिन 2 स्टोरी पर अभी तक हमने बात की है, वो तनिष्का की अल्ट्रासाउंड की स्टोरी हो या अनमोल की ये जो जर्नलिस्ट की दुकान वाली है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। साथ ही एक बात हम आपको याद दिला देते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। अनमोल उत्तर प्रदेश के संभल गए और वहाँ पे इन्होंने समय बिताया, तो ये आप सबके सहयोग से मुमकिन हुआ। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।